हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एडिटोरियल एनालिसिस में। देखिए पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल जो देखने वाले हैं आज दोस्तों, हम वो देखने वाले हैं सऊदी अरब रिलेशन के बारे में। तो भारत और सऊदी अरब का रिलेशन कैसा है उस चीज़ को हम लेकर चर्चा करेंगे। इसको आप समान अध्ययन पेपर 2 से आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी क्या है कि हाल फिलहाल में सऊदी अरब से हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा क्या वो प्रगाढ़ हुए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, G20 की अभी समिट हुई, उसमें भी अनऑफिशियली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ इनके जो प्रिंस हैं उनके साथ मुलाकातें भी की। उसमें बहुत सारे मुद्दों पे चर्चाएं भी हुई। अब देखो आज के टाइम पे धीरे धीरे क्या हुआ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हम एक तरह से देखते चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम, तो देखो जो हज पे जाते हैं, आपको पता है कि लोग हज के लिए जाते हैं। तो सऊदी अरब जो हज के लिए जो मक्का मदीना जाते हैं, कहाँ पे वो सऊदी अरब में है। तो यहाँ पे लोग जाते हैं। तो पहले देखो भारत का जो कोटा था 1,20,000 के आसपास था, उसको क्या कर दिया, बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1,25,000 कर दिया गया। तो ये अच्छी चीज़ है भारत के द्वारा जो पहल की गई पिछले 2 साल के रिलेशन का। मतलब 2 साल से हमने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, जिसके तहत क्या है कि हमारे जो हज यात्री जाते थे तो एटलीस्ट उनमें थोड़ी सी तो बढ़ोतरी हुई है। इवन देखो होता क्या है कि यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं हज यात्रा, जितने मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे मतलब हज यात्रा करने जाते हैं। तो सारे देश को कोटा मिला हुआ है कि इस देश से मैक्सिमम इतने लोग इस एक साल में इतने लोग आ सकते हैं। इंडिया से भी 1,20,000 लोग जा सकते हैं हर साल, जिसमें भी क्या किया गया, अभी संख्या इसकी बढ़ा दी गई है। तो एक तरह से देखो हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, आपको पता है कि सऊदी अरब दोस्तों पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो देखो अब नाम याद नहीं रखना है, पेट्रोलियम में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे कि इनकी कंट्री है। इंडिया के IOCL, BPCL, इन सारी HPCL की बातें कही गई हैं। आपको बहुत ज़्यादा नाम नहीं रखना है याद। हाँ, अगर इंडिया का रख सकते हो तो इंडिया का पे रखिए, नॉर्मली हमें पता भी होता है। ठीक है, HPCL, BPCL और IOCL, ये नॉर्मली NTPC, ये सारे हमारे क्या है यहाँ पे कंपनियाँ हैं। इसके अलावा सऊदी अरब का आपको नाम याद रखना कि ये भी इनकी पेट्रोलियम कंट्री, इनके साथ हमारा रिलेशन हुआ है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे साथ रिलेशन में क्या हुआ है चेंजेस। देखो सऊदी अरब की जो पेट्रोलियम कंपनी है ना, उसके द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट की बातें कही गई। दूसरा उसके साथ साथ महाराष्ट्र का ये जो एरिया, महाराष्ट्र में ठीक है रिफाइनरीज स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक है, HPCL के साथ मिलके, IOCL के साथ मिलके, और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सऊदी अरब में भी चलाने को मंजूरी दे दी गई है। एक तरह से देख लो कि हमारे रिलेशन के साथ डे प्रतिदिन क्या हो रहा है, हमारा सुधरता जा रहा है। तो बस ये आपको छोटे से पॉइंट्स याद रखने इसमें, क्योंकि IR से डायरेक्टली आपका रिलेशन होता है। तो IR से हम पूछा जा सकता है कि भारत और सऊदी अरब के रिलेशन कैसे हैं, इस पर चर्चा करिए। बाकी इसकी लोकेशन देख लें, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिए कि इधर लाल सागर से इसकी सीमा लगती है और इधर फारस के खाड़ी से इसकी सीमा लगती है। और किस किस कंट्री से इसकी सीमा लगती है आप ये भी पता होना चाहिए। यहाँ से चालू करिए अगर हम, तो यहाँ पे कुवैत है, इराक, जॉर्डन, और इधर कोई नहीं सीमा नहीं लगती इसकी। आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे यमन आ जाएगा, ओमान आ जाएगा, आपका UAE आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका कतर आ जाएगा। कतर के बाद आप यहाँ पे कि एक बहरीन आती है। ठीक है, बहरीन। तो यहाँ पे इतने देशों के साथ इसका बॉर्डर लगता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। प्लस इसका जो सीमा लगती है लाल सागर से भी लगती है, जिसको रेड सी बोलते हैं, और यहाँ पे फारस की खाड़ी। ये पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतनी भी चीज़ें आप याद रखिएगा। देखो हमारे दिन प्रतिदिन अभी देखो अगले हफ्ते क्या है कि यहाँ के इनके जो प्रिंस हैं यहाँ आने वाले हैं इंडिया के दौरे पे। तो इसलिए ये आर्टिकल दिया गया था। जब वो आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे हस्ताक्षर भी होंगे और रिलेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी। तो वहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो अभी हमने CRPF के बारे में डिस्कस किया था। जो हमारे CRPF के 40 जवान शहीद हुए, जो आपका पुलवामा में अटैक हुआ। ठीक है, पुलवामा में जो अटैक हुआ उसको लेके हमने आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस कर रखा है, सारी डिटेल से बातें भी कर लिए। बट उसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं, मैंने पहले भी इससे डिस्कस किया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमसे कहाँ चूक हो गई, और ये जो अटैक हुआ, अटैक कैसे हो पाया, पॉसिबिलिटी कैसे बनी, और हमने गलतियाँ कहाँ कहाँ की। तो उन गलतियों से क्या करें, हम अपने आप को सीख के इम्प्रूव करें, जिससे कि हम कल को वो गलती दोबारा से ना दोहराएं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में आपको फिर से बता देता हूँ कि देखो 40 जवान हमारे शहीद हुए, जिसमें अटैक हुआ। क्या अटैक में क्या किया गया, पूरी जो आप एक तरह से कह लो कि एक्सप्लोजिव भरे हुए थे कार में, और कार को लेकर क्या किया, जो हमारे जवान की जो गाड़ियाँ थी उसमें लाके टक्कर मार दी गई, और एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद भी हो गए और बहुत सारे अभी गंभीर रूप से घायल भी हैं। ये थी पूरी कहानी इसकी। और इसमें क्या हुआ, देखो इसमें जो आतंकी संगठन था जैसे मोहम्मद, उसने कहा कि इसकी हम जिम्मेदारी लेते ही हमने कराया है। ये है पूरी मतलब अभी तक बेसिक स्टोरी जो हमने अभी तक इसके पहले एडिटोरियल में भी डिस्कस कर रखा है। अब देखो हमारी गलतियाँ कहाँ की हमने, हमें इससे भी सीखने की जरूरत है। आपको पता है कि हमने मोस्ट फेवर का नेशन का दर्जा भी पाकिस्तान से छीन लिया है। ठीक है,
मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि WTO के अंदर जितने भी सदस्य देश होते हैं उसके तहत अगर आप MFN का दर्जा देते हैं तो जो जैसे आप कोई भी सामान अगर जिस कंट्री से हमने MFN का दर्जा दिया है उसके तहत क्या होता है, अगर कोई भी सामान वो हमारे देश में भेजेगी तो उसको हम सस्ता, मतलब कोई टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, मिनिमम टैक्स थोड़ा सा लगाते हैं, तो उसको सस्ती चीज़ें हमारे देश में वो बेच सकते हैं, ये फ़ायदा हो जाता है उनको। ठीक है, तो ये होता है MFN का दर्जा। अब यहाँ तक तो हमने देखो नॉर्मली पहले बात कर रखी थी, जो आर्टिकल में दिया गया सुसाइड बमर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सुसाइड बमर क्या होता है, सुसाइड बमर होता कौन है। ठीक है, कैसे आपको पता है, जो पर्सन ने मतलब सुसाइड किया, सुसाइड इन द सेंस वो जो जिस कार से टक्कर मारी वो कार में बैठा रहा, ऐसा नहीं कि वो कूद के भाग गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो जिस गाड़ी में था उसी गाड़ी में बैठा था, एक्सप्लोजिव भी उसी गाड़ी में था, और उन्होंने सीधे ले आके हमारे CRPF के जवान की जो गाड़ी थी उसमें टक्कर मार दी, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक क्या हुआ, पूरा फैल के विस्फोट हुआ। ठीक है, हमारे जवान उसमें शहीद भी हो गए। अब देखो ये पर्सन के बारे में बात की जाती है, एक तो पर्सन देखो वही के आसपास की रहने वाला था। ठीक है, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास उसका घर था, तो वो बहुत ही पास का ही था, ऐसा नहीं कि बहुत दूर का था। तो इसका मतलब ये है कि वो भारत का नागरिक था, जम्मू कश्मीर में रह रहा था, मतलब जम्मू कश्मीर का नागरिक भी था और भारत का ओवरऑल राष्ट्र का नागरिक भी था। तो उसने कैसे कॉन्टैक्ट बना लिए, आइए मतलब यहाँ के आतंकी संगठनों से। एक चीज़ ये बड़ी हो जाती है हमारे सोचने के लिए। दूसरा ये कहा जाता है कहीं कहीं आपको अखबार में 100 किलो एक्सप्लोजिव मिलेगा, कहीं कहीं 300 किलो के आसपास दिया हुआ है। हम मैटर ये नहीं करता कि 100 किलो की 300 किलो, लेकिन देखो 100 किलो भी एक साथ लाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, 100 किलो एक्सप्लोजिव भी ले आना एक टाइम पे कैसे ये लोग ले आ सकते हैं। तो ये इसमें लेखक के द्वारा ये कहा जाता है कि देखो कि थोड़े थोड़े करके ये लाए होंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े करके लाए होंगे, और ऐसा नहीं कि इन्होंने एक दिन में पूरा कर लिया। अब आपको पता है कि देखो एक साथ ये गाड़ी क्यों निकली, 78 बसें के आसपास निकली थी, लगभग 2500 सोल्जर थे। बर्फबारी हो रही थी पिछले एक हफ्ते से, पूरा रास्ता क्या था, बंद था। जब रास्ता खुला तो इनको लगा कि यार अभी रास्ता खुला है तो हम एक साथ क्या करते हैं, सारा काफिला लेकर निकल चलते हैं, नहीं बाद में फिर हो सकता है क्या हम मतलब इसमें फंस सकते हैं अगर दोबारा से बारिश या बर्फबारी होना चालू हो जाए तो। लेकिन देखो जो अटैक करने वाले थे उनको सारी चीज़ें पहले से पता थी, इस रोड के बारे में पता था। ठीक है, कब गाड़ियाँ निकलने वाली ये तक पता था उनको, कहाँ कहाँ चेक पोस्ट है ये भी पता था उनको, कैसे एक्सप्लोजिव इकट्ठा करना है वो भी कर पाए उन्होंने। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, अगर इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें, जैसे रॉ की बात करते हैं, NIA की बात करते हैं, इवन आर्मी की भी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, CISF की भी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। जितनी हमारे डिफेंस होते हैं सारे के सारे सबकी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, उनको तक के भनक नहीं लगी। ठीक है, रॉ को भी भनक नहीं लग पाई, NIA को नहीं पता लग पाया, तो हमसे कहाँ चूक हो गई। तो ये भी एक सोचने की जरूरत है कि देखो हम इस चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाए, प्लस इतने सारे एक्सप्लोजिव इन्होंने इकट्ठा कैसे कर लिया। अगर हम बात करें देखो उन्होंने इतने सारे, मतलब 100 किलो के, अगर मैं मानकर मिनिमम 100 किलो ही, कहीं कि आपको 300 किलो भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं मान के चलता 100 किलो ही था। लेकिन 100 किलो एक्सप्लोजिव इकट्ठा करना भी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखो हर जगह चेक पोस्ट है, वहाँ चेकिंग भी होती है कारों की, फिर वो कैसे लेके चला गया। एक तो ये मुद्दा हो जाता है कि हमने क्या क्या सिक्योरिटी में अपनी चूक कर दी, ये हो सकता है। दूसरा ये है कि देखो अभी आपको पता होगा कि मतलब जैसे भी काफिला चलता है तो काफिले के आगे आगे क्या होता है, 2 गाड़ियाँ चलती हैं या एक गाड़ी चलती है नॉर्मली, वो क्या करते हैं पूरा रोड क्लियरेंस कराती है। तो वहाँ पे हमने कैसे चूक कर दिया, या हम कैसे उस पर्सन को रोक नहीं पाए जो गाड़ी लेके आ रहा था, पहली चीज़ ये थी। दूसरा लेखक के द्वारा ये कहा जाता है इसमें कि देखो अगर एक साथ हम इतनी काफिले लेके चल रहे थे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, जो सिविल जो वहाँ के सिविल लोकल लोग होते हैं उनके आने जाने के रास्ते को क्या कर देना चाहिए था, कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देना चाहिए था, कि हमारे इंडियन आर्मी का जो भी काफिला जा रहा है, काफिला क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद आप लोग के लिए नॉर्मली रास्ता खोल दिया जाएगा। तो ये चीज़ करनी चाहिए थी, तो हम क्या करें, वहाँ पर भी हम लोगों ने चूक कर दी। अब देखो लेखक के द्वारा सुझाया जाता है कि आपसे जो चीज़ें हमारे साथ हो गई वो तो हो गई, उसके लिए तो हमें अपने शहीदों का बदला लेना है, वो कैसे लेना है वो आगे हमारे गवर्नमेंट सोचेगी। लेकिन लेखक कहते हैं देखो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं कि आगे से चीज़ें ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब उस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ बात करते हैं चेक पोस्ट की। चेक पोस्ट की अगर हम बात करें, देखो चेक पोस्ट की अगर बात करें तो देखो फिक्स होते हैं चेक पोस्ट, यहाँ सपोज करो है, तो जो आतंकवादी होते हैं इनको पता है कि सपोज करो 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पे चेक पोस्ट है, इनको पता है कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ से आगे 5 किलोमीटर के बाद चेक पोस्ट है, तो इनको पता है कि इसके बीच में कुछ नहीं है। अगर ये रास्ता पूरा है, यहाँ चेक पोस्ट बना है, तो उनको पता है कि देखो इसके बीच में पूरा खाली, इसके बीच में पूरा खाली, इसके बीच में पूरा खाली है। तो क्या होता है, जो आतंकवादी लोग होते हैं उनको पता चल जाता है आपके लोकेशन की, और उनको ये भी पता चल जाता है कि कहाँ से हमें क्या कार्रवाई करनी है जिससे कि हम सक्सेसफुल हो जाए। तो एक तो चेक पोस्ट की बातें की जाती हैं।
कि चेक पोस्ट हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, स्टैटिक्स होता है। उसके अलावा एक चीज़ और कही जाती है कि जैसे जितने भी गांव होते हैं या फिर जो मतलब किसी एरिया पर्टिकुलर रीजन में अगर आप एंट्री करते हो तो वहाँ पे भी चेक पोस्ट होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वहाँ पे चेक हो, जिससे कि क्या हो कि अगर कोई भी एक्सप्लोजिव, सपोज करो कहा जाता है 100 kg के आसपास एक्सप्लोजिव वो लेके आए अंदर, 100 किलो एक्सप्लोजिव तो थोड़ा थोड़ा करके आएंगे, तो एक बार भी हम उसको नहीं पकड़ पाए, सोच लो एक बार भी हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए तो हमारी चूक थी। तो इसमें लेखक के द्वारा ये सुझाया जाता है कि एक तो देखो, अगर ये पूरा गांव है, अगर यहाँ से रास्ता ऐसे होकर जाता है मान लो, तो अगर यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से एंट्री होती है तो यहाँ पे सारी गाड़ियों की क्या होगी, चेकिंग होनी चाहिए। दूसरा ये, सपोज करो मैंने एक यहाँ पे बना दिया चेक पोस्ट, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ पे चेक पोस्ट बना दी, ये 3 पोस्ट ऐसे बना दो जो स्टैटिक्स रहे। उसके अलावा इसमें लेखक के द्वारा ये कहा जाता है कि 2 या 3 ऐसे पोस्ट होने चाहिए जो मूवेबल हो। मतलब मूवेबल का मतलब आज सपोज करो यहाँ पे था, कल यहाँ पे शिफ्ट करके उसको कर दिया, 2 हफ्ते बाद इधर शिफ्ट करके कर दिया, ऐसे 3-4 पोस्ट होने चाहिए जो आपस में इधर उधर रोटेट होते रहे, जिससे कि क्या हो, आतंकवादियों को पता ही ना चले। और रैंडम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेट फिक्स हो कि 2 दिन बाद यहाँ रहेगा, 2 दिन बाद यहाँ रहेगा, ऐसे नहीं, रैंडमली कभी यहाँ इसको शिफ्ट कर दिया, कभी इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, कभी इधर शिफ्ट कर दिया, तो उनको प्लान करने में दिक्कत होगी। तो ऐसे भी हमारे चेक पोस्ट होने चाहिए जो 2 से 3 दिन में क्या होना चाहिए, मूवेबल होने चाहिए। ठीक है, कि चेक पोस्ट हमारे यहाँ से यहाँ मूव करके इधर कर दिया, इधर से इधर मूव कर दिया, तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकें। अब देखो हर जगह हर एक किलोमीटर पर तो हम चेक पोस्ट नहीं लगा सकते, लेकिन जितनी भी दूरी पर होती है तो हमें कम से कम एटलीस्ट हम अगर मूवेबल करेंगे तो उनको प्लानिंग में प्रॉब्लम होगी, तो एटलीस्ट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उनके पकड़े जाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और कहा जाता है, सबसे बड़ी चीज़ देखो अभी होता क्या है कि ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे अगर आपको छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा इस साइड में अगर आपका पोस्टिंग है तो आपका ट्रांसफ़र करके हाँ कर दिया, जम्मू कश्मीर कर दिया जाता है, और फिर जम्मू कश्मीर जो लोग रह रहे हैं उनका ट्रांसफ़र करके दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब तो कहा जाता है कि रीजन से हो जाता है, जम्मू कश्मीर की हालत कुछ और होती है, वहाँ के रास्ते, वहाँ के रोड सबको पता होता है। जो लोग जम्मू कश्मीर से छत्तीसगढ़ में आते हैं, वहाँ पर आपको पता है छत्तीसगढ़ में भी हमला हुआ था, लगभग हमारे 70 जवान शहीद हुए थे वहाँ पे भी। तो देखो अब वहाँ पे भी चीज़ें की जाती हैं कि जो लोग ट्रांसफ़र होकर आते हैं एटलीस्ट उनको रोड वगैरह का पता नहीं होता, ड्राइवर से, जब सब कुछ ड्राइवर से भरोसा तो हम नहीं छोड़ सकते ना कि सब कुछ ड्राइवर को ही पता है। इवन जो ऑफिसर्स वगैरह आते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर आप छत्तीसगढ़ में आके, अगर आप जम्मू कश्मीर में रह रहे थे पहले, अगर छत्तीसगढ़ में आपको ड्यूटी लगती है तो सबसे छत्तीसगढ़ में आने से पहले आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। पहले आपके यहाँ पे ट्रेनिंग हो, उसके बाद क्या हो, उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब जॉब पे रखा जाए। ऐसा ना हो डायरेक्टली ला के यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। एटलीस्ट यहाँ के आपको फिजिकल चीज़ें और ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन से रास्ते पे कहाँ पे है, कहाँ से तेज़ से गाड़ी आएगी, कहाँ से मुड़ना होता है, कहाँ पे खतरा ज़्यादा है, कहाँ पे हमें चौकन्ना रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों का क्या होगा, उनको पॉइंट आउट करके उनको फाइंड करके हम वहाँ पे सतर्कता बढ़ सकते हैं, या फिर हमें जो भी अपने चेक पोस्ट लगाने हैं हम वहाँ पे चेक पोस्ट अपना स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हम अपने क्या है, देखो हम कहते हैं ना कि प्रिकॉशंस अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारे साथ क्या है, घटना होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे प्रिकॉशंस ये जो हमने शायद अगर पहले से लिए होते तो ये इतनी बड़ी क्षति हुई है हमारे देश को, शायद ये क्षति इतनी बड़ी नहीं होती, या होना ही नहीं चाहिए था और नहीं होता ये। ठीक है, एक तो चीज़ ये थी। दूसरा ये एक कॉन्सेप्ट आता है सुसाइड बमर की। अब हम बात करते हैं सुसाइड बमर कौन होता है। अब आपको पता है कि वो पर्सन लोकल था, फिर भी वो क्या किया, सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड कैसे कर लिया, अब देखो ये चीज़ जो ये सुसाइड बमर होता है इनका माइंड वॉश किया जाता है। माइंड वॉश कैसे किया जाता है, एक तो देखो, एक तो लड़का होता है, बच्चा होता है, बच्ची होती है, बचपन से उसको सिखाया जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है या फिर इंडिया के खिलाफ काम करना है, इंडिया देश से तुम्हें बदला लेना है, ऐसी ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में भरी जाती हैं। दूसरा एक पर्सन जो बड़ा है, ठीक है, अब उसके साथ क्या करेंगे, तो देखो इनके साथ भी माइंड वॉश इनका किया जाता है। कैसे, इनके साथ क्या किया जाएगा, इनको पैसे दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि देखो आपकी फैमिली को हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली पूरी जन्नत की तरह ज़िंदगी जिएगी आपके जाने के बाद। उसके साथ साथ इनको कहा जाता है कि आप ऐसा नहीं हो कि आपकी हत्या हो रही है, मृत्यु हो रही है आपकी, उनको सीधा कहा जाता है कि आप जन्नत जा रहे हो, आप अल्लाह ताला का काम कर रहे हो, आपको जन्नत जाने का मौका मिलेगा। ऐसे ऐसे वर्ड्स जो ब्रेन वॉशर होते हैं उनके द्वारा सिखाई जाती है। दूसरा इसमें एक काम और किया जाता है, काम ये किया जाता है कि इनको ड्रग्स दिए जाते हैं। ड्रग्स की आदत क्यों दी जाती है, ड्रग्स की आदत दोस्तों इसलिए दी जाती है कि अगर ड्रग्स देंगे तो ये होश में नहीं रहेंगे। आपको पता है कि आपने आपको खुद को मारना आज के टाइम पे क्या है, सबसे बड़ा सबसे टफ काम है। आप एक बार सोच के देखो, जो लोग सुसाइड करते हैं उनके लिए कितना टफ होता होगा सुसाइड करना। ठीक है, खुद से खुद की जान लेना सबसे बड़ा टफ काम है। तो अगर आप होश में हो तो आपके लिए देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट टाइम पे आप मौका, मतलब लास्ट टाइम पे आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो, यार नहीं मेरे को नहीं करना है। तो इन चीज़ों के लिए क्या करते हो, ड्रग्स देते हैं। नशे में आदमी को कुछ पता नहीं चलता, या फिर अपने ब्रेन पे कह लो कि उसको कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये सब काम करने के लिए इनको नशे की लत दी जाती है, अफीम, ड्रग्स वगैरह, इन सारी चीज़ों की लत पकड़ाई जाती है, जिससे कि वो 24 घंटे नशे में धुत रहे। प्लस इनका ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया जाता है कि इनको जो काम दिया जाता है उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है।
मतलब जो काम दिया गया बस वही करना, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। तो उसने क्या किया, उस पर्सन ने पूरा एक्सप्लोजिव रखा कार, अपनी कार में, ठीक है, और ले आकर डायरेक्ट हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे कि बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ, ठीक है। तो अब देखो इनको ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या करें, ये सारी चीज़ें करते हैं। अब देखो ये पर्सन कौन था, ये पर्सन हमारे यहाँ का लोकल था, जम्मू कश्मीर का था, मतलब भारत का नागरिक था, ठीक है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे रहने वाला था। अब देखो इसको कैसे इन्होंने ट्रैक किया होगा, ट्रैक तो एक तरीके से किया, एक तो फैमिली जो गरीब होती है या इनके खिलाफ कोई ऐसे केस हो जाते हैं, कोई हत्या हो जाती है जिस पे गवर्नमेंट ने कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, तो दुखी होते हैं या गवर्नमेंट से उनकी खुन्नस होती है, ऐसे लोग को ये टारगेट करते हैं। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये लोग सुसाइड बम्बर ना बने, ठीक है, या इन आतंकवादी संगठनों ISI से जाके मिले ना। इन चीज़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षा देना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, उसके साथ साथ रोज़गार के सीजन पैदा करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि अपने देश के प्रति लोगों को चीज़ें बतानी पड़ेगी कि आप देश के नागरिक हैं, ऐसे ऐसे। दूसरा, इसमें एक चीज़ और कही जाती है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकने वाला ग्रुप कहा जाता है, उनके खिलाफ देखो बहुत सारे केसेस थे, लगभग 2000 के आसपास लोग थे जो केसेस चल रहे थे, सारे के सारे समाप्त कर दिए गए थे। तो एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जिससे कि आगे CRPF का मनोबल बहुत कम हो, मतलब इससे भी लो हुआ था कि देखो ये लोग हमारे खिलाफ ही आतंकवादी गतिविधियों में मतलब लगे रहते हैं, पत्थर फेंकते हैं, और इनके खिलाफ जितने भी केसेस थे थोड़ी ढिलाई बढ़ दी गई। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर आप हमारे भारत के खिलाफ या हमारे जवान के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करते हैं तुरंत एक्शन होने चाहिए उनके ऊपर, एटलीस्ट उनके ऊपर डर हो कि हम क्या करेंगे, अगर हम अपने ही देश के खिलाफ अपने लोगों के खिलाफ जाएंगे तो उनके साथ भी कुछ घटना हो सकती है, ठीक है, वो भी परेशान हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर ऐसा डर रहेगा तो वो सब करने से भी डरेंगे, प्लस रोज़गार मिलेगा, परिवार अच्छे से रहेगा, पैसा होगा इनके पास, तो शायद उन चीज़ों में लिप्त होने के बजाय वो अपने घर परिवार में सुख और शांति से रहेंगे। तो ये चीज़ ये भी कही जाती है कि तो हम लोगों को उधर जाने से रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारे आप पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो, अगर आपके दिमाग में कुछ और एक्स्ट्रा आता है तब भी उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा एक चीज़ और देखो, लास्ट पॉइंट में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हमारे रॉ की बात करें अगर हम, ठीक है, NIA की बात करें या आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें, देखो इनकी भी कमियां हैं दोस्तों, मतलब इतना बड़ा चीज़ हो गई और ये सारे लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो इसमें कहा जाता है कि देखो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी क्या है, आज के टाइम पे फेल्योर है, ये लोग भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी भी गलतियां हैं, अगर शायद इन्होंने चौकन्ना रहे होते हैं तो शायद ये सारी घटनाएं नहीं हुई होती। तो हमें ये भी करना पड़ेगा, देखो जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको भी थोड़ा सा रीमोडिफाई करने की ज़रूरत है और थोड़ा बड़े लेवल पे इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये लोग भी अपने काम को थोड़ा सा ढंग से करें और ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, आत्महत्या आतंकवाद जिसे सुसाइड बम्बर या सुसाइड टेररिज्म क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आतंकवाद से लड़ने के उपायों पे चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताना है आत्महत्या आतंकवाद क्या है, आपको ये बताना है, और आतंकवाद से लड़ने के उपाय बताने हैं। तो आत्महत्या आतंकवाद मैंने जैसे बता दिया, ठीक है, कि लोग क्या करते हैं, खुद को ही मार लेते हैं, ठीक है, कहीं भी एक्सप्लोजिव करने के लिए, ये होता है आत्महत्या आतंकवाद। उसके बाद आत्महत्या आतंकवाद के लड़ने के उपाय पर चर्चा। तो देखो आप उपाय क्या कर सकते हैं, इससे लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एजुकेशन दें, रोज़गार प्रोवाइड कराया जाए, उसके जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। दूसरा ये है कि लोकल लोगों के सहयोग लिया जाए, कि लोकल लोगों से क्या करा जाए, सपोर्ट लिया जाए, जिससे कि देखो होता क्या है, अगर लोकल लोगों से सपोर्ट नहीं लोगे तो हमें क्या होता है, ये हमें परेशानियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। मतलब जैसे जो पर्सन अभी सुसाइड किया वो 10 किलोमीटर दूर का ही था, लोकल ही था। कभी कभी क्या होता है, ये आतंकवादी लोग आपके घर में ज़बरदस्ती घुस आएंगे, 2 दिन 3 दिन रहेंगे, उसके बाद चले जाते हैं। तो जैसे ये लोग चले गए तो अगर आपके साथ अगर समन्वय सरकार का अच्छा रहेगा, सरकार पर अगर भरोसा रहेगा, तो ये लोकल जाके बताएगा पुलिस थाने में कि हमारे यहाँ 3 लोग आए थे या 4 लोग आए थे, 3 दिन तक रहे थे, वो वापस चले गए थे। तो एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है। हमें खोजना पड़ेगा कि कौन लोग थे, कहाँ गए, कैसे गए, इनके स्केच बनाए जा सकते थे। तो ऐसी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो रात भर रुकने के लिए लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती घर में घुस जाते हैं और रात भर रुकते हैं और अगले दिन सुबह चले जाते हैं। तो ये भी अगर ऐसा होता है तो ये लोकल लोग जाके क्या करेंगे, पुलिस चौकी में बताएंगे। तो होता क्या है, उल्टा इन्हीं को फंसा दिया जाता है। तो हमें इनको देखो, इनको भी टारगेट ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जो लोकल लोग हमारे सहयोग के लिए आए उनको भी हम उस केस में फंसा दें, ऐसा नहीं। लोग डरते हैं, यार हम जाएंगे केस बनेगा, इससे अच्छा कि छोड़ो जाने दो, वो लोग चले गए जाने दो। तो अगर ये लोग, अगर हम अपनी जनता को, लोकल जनता को अगर विश्वास दिलाएंगे कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो ये लोग, अगर कोई आतंकवादी उनके घर पे आके रात भर रुकता भी है तो एटलीस्ट कल को वो सुबह आके हमें बताएंगे कि सर ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी हमारे घर पे। तो हम क्या है कि एक्टिव हो सकेंगे और हमें पता लगेगा कि कुछ ना कुछ घटना होने वाली है और हम चौकस हो सकते हैं। प्लस संवेदनशील इलाकों पर चौकसी होनी चाहिए।
ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे टेररिज्म अटैक हो सकता है, तो उस पॉइंट पे चौकन्ना रहे। प्लस मैंने एक चीज़ और बताया कि चेक पॉइंट्स की, चेक पॉइंट्स फिक्स ना हो, चेक पॉइंट्स भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। 10 दिन बाद यहाँ हो, 2 हफ्ते बाद इधर कहीं हो, ठीक है, 1 महीने बाद यहाँ हो, कुछ 1-2 फिक्स रख दो, बाकी और मूवेबल कर सकते हो। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं जिससे कि चेक पॉइंट्स वगैरह मूवेबल रहेंगे, तो ये क्या होगा, इन सब चीज़ों से लड़ने में हमें उपाय होने चाहिए। मतलब हम सारे अपने आप को रोक पाएंगे इन मतलब कुछ घटनाएं होने से पहले, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपको दिमाग में कुछ और पॉइंट्स आ रहा है तो ऑलवेज वेलकम है, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। लव यू ऑल।